हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारी तो भगवान से कामना है कि आप सभी सदा खुश और निरोगी रहें और जीवन में अलग अलग ऊंचाइयों को लगातार छूकर अपनी सफलता का परचम लहराते रहें। दोस्तों, बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 12 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ मैं हूं मिस्टर बजरंग, आपका दोस्त और आपका हमसफ़र। दोस्तों, इस वर्क को बिना स्किप किए हुए कर लेने से 10 मार्क्स आपके अपने हो जाएंगे। मात्र 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिस क्वेश्चंस का आपको जवाब सटीक पता होना चाहिए। क्वेश्चंस तो तकरीबन 8 से 10 हो सकते हैं, जिसमें से किसी 5 प्रश्नों का जवाब आपको देना होता है, जो कि 2-2 अंक के होते हैं, यानी पूरे 10 अंक आप अर्जित कर सकते हैं। तो उसके लिए देखना होगा यह वीडियो। उम्मीद करता हूँ बिना स्किप किए हुए कॉपी पर लिखते हुए इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, ताकि आपकी अंक आपकी अपनी सदा सदा के लिए मार्कशीट पर छप जाए। तो चलिए, अब बिना कोई लेट लतीफ़ी किए हुए हम आज के इस नायाब वर्ग का करें शुभारंभ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स, क्या होता है इन ऑटम, पतझड़ ऋतु में। पतझड़ ऋतु को इंग्लिश में ऑटम बोलते हैं। व्हाट हैपन्स इन ऑटम, पतझड़ ऋतु में क्या होता है। आंसर होगा, इन ऑटम सीजन, पतझड़ ऋतु में फ्लावर्स ब्लूम, फूलें खिलते हैं, एंड फ्रूट्स राइपन, और फलें पकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, अलग अलग तरह की पक्षियाँ आर सीन देखी जाती है। चर्पिंग, चहचहाते हुए। होल अर्थ लुक्स, पूरी धरती दिखती है कलरफुल, रंगीन, विथ फ्लावर्स, फूलों से, बर्ड्स, पक्षियों से, प्लांट्स, पौधों से, फ्रूट्स, फलों से, एंड ट्रीज, और पेड़ों से। इट इज़ नो लेस, यह कम नहीं होता है, देन स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु के, बसंत ऋतु की तुलना में यह उससे कमज़ोर नहीं होता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन ओड टू ऑटम से ली गई है, जिसके कवि हैं जॉन किट्स, जिन्हें कि रोमांटिक कवि कहा जाता है, जिनका जन्म 1795 ईस्वी और मृत्यु 1821 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों, आप पूरे तौर पर दिमाग में सेट कर लीजिए इस क्वेश्चन को और आंसर के साथ, ताकि परीक्षा में जैसे ही यह सवाल आए तो तपाक से आप उसे उड़ा देना। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें उससे पहले एक बिल्ला आपको दिख रहा होगा ऊपर। जी हाँ, ये मैकाविटी है, मैकाविटी बिल्ला है। तो क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं अब। वाई डज द पोइट कॉल मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट। कवि ने मैकाविटी नाम का जो बिल्ला रहता है, बिल्ली नहीं, वो पुलिंग रहता है, बिल्ला, तो मैकाविटी नाम की जो बिल्ला है उसे कवि ने मिस्ट्री कैट यानी रहस्यमयी बिल्ला क्यों कहा है। वाई, क्यों कहा है। वाई डज द पोइट, कवि क्यों कॉल, कहा है, पुकारा है, मैकाविटी, मैकाविटी को अ मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमयी बिल्ला। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इसका आंसर होगा, द पोइट कॉल्स मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट, कवि मैकाविटी को मिस्ट्री कैट यानी रहस्यमयी बिल्ला कहते हैं, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कैट, यह साधारण बिल्ला नहीं है। इट इज़ अ मास्टर क्रिमिनल, यह अपराधियों का सरदार है। इट कमिट्स क्राइम्स, यह अपराधें करता है। कमिट क्राइम मीन्स अपराध करना। इट कमिट्स क्राइम्स, यह अपराधें करता है। बट इट नेवर लीव्स, लेकिन यह कभी नहीं छोड़ता है। LEAVE, लीव मीन्स छोड़ना होता है। बट इट नेवर लीव्स, लेकिन यह कभी नहीं छोड़ता है। हिज फुटप्रिंट, अपना निशान, एट द सीन ऑफ क्राइम, अपराध के दृश्य पर। बड़ा ही अजीबोगरीब बिल्ला है, तमाम तरह की क्राइम्स करता है, अपराध करता है, लेकिन इसके निशान कहीं मिलते नहीं हैं। इसलिए कवि ने इसे क्या कहा है, तो मिस्ट्री कैट कहा है, रहस्यमयी बिल्ला कहा है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड द पोइट वांट, कवि ने क्यों चाहा, टू वेट, इंतजार करना, इन द पोएम स्नेक, स्नेक नाम की कविता में।
स्नेक नाम की कविता में जो कवि है उन्होंने इंतजार करना क्यों चाहा? आंसर होगा द पोएट थॉट, कवि ने सोचा, द स्नेक हैड कैम, सांप आया हुआ है, टू द वाटर ट्रफ, जलनाद पर, बिफोर हिम, उनसे पहले, सो ही वांटेड, इसीलिए उन्होंने चाहा, टू वेट, इंतजार करना, एज द सेकेंड कमर, दूसरे नंबर पर आने वाले व्यक्ति के जैसे। जैसे यदि आप किसी दुकान वगैरह भी जाते हैं, पेट्रोल पंप पर जाते हैं, आपका नंबर दूसरा है तो पहले वाले को दे देगा, तब तक आप इंतजार करते हैं। जब कवि खुद पानी पीने के लिए घड़ा लेकर पीचर लेकर के गए तो उन्होंने देखा कि नाद पर जो है सांप पहले से पानी पी रहा है, इसलिए कवि ने जो है दूसरे नंबर के व्यक्ति के जैसे इंतजार करना चाहा। ठीक है, यही ये है द पोइट थॉट, कवि ने सोचा, द स्नेक हैड कम, सांप आया हुआ है, टू द वाटर ट्रप, जलनाद पर, बिफोर हिम, उनसे पहले, सो ही वांटेड, इसीलिए उन्होंने चाहा, टू वेट, इंतजार करना, एज द सेकंड कमर, दूसरे नंबर पर आने वाले व्यक्ति के जैसे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज अ सोनेट? सोनेट क्या है? सोनेट किसे कहते हैं, है ना? आंसर होगा ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, यानी 14 पंक्तियों की कविता, इज कॉल्ड, को कहा जाता है अ सोनेट। सोनेट 14 पंक्ति की, यदि पंक्ति गिनते हैं किसी कविता का और वो 14 पंक्ति की होती है तो उसी कविता को हम सोनेट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कमांड हो गया होगा। ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड अ सोनेट। आगे लिखेंगे, देयर आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ सोनेट्स। मुख्य रूप से सोनेट के 2 प्रकार होते हैं। एक इटालियन सोनेट, जिसे कि या में आप पेट्रार्चन सोनेट भी कह सकते हैं, और दूसरा है शेक्सपियरियन सोनेट, या में इसे आप इंग्लिश सोनेट भी कह सकते हैं। द सोल्जर रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक साहब के द्वारा लिखी गई जो द सोल्जर पार्ट है, 12वीं के वर्ग में है, ये जो सोनेट, वो एक सोनेट है, यानी 14 पंक्ति की कविता है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब आप बड़े तगड़े ढंग से हिला कर देंगे, गजब से देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फेबल? क्या इंसान की शक्ति को कमज़ोर बना देता है? व्हाट मेक्स, क्या बनाता है, अ मैन्स, इंसान की, पावर, शक्ति, फेबल, कमज़ोर। दोस्तों, इसका आंसर होगा मैन्स पावर इज़ वीक, इंसान की शक्ति कमज़ोर होती है, बिकॉज, क्योंकि, इफ़ गुड टाइम कम्स, यदि अच्छे समय आते हैं इंसान के, ही कैन नॉट मेक इट परमानेंट, तो वह इसे मेक, बनाकर नहीं रख सकता है, परमानेंट, अस्थायी तौर पर। मतलब अच्छे समय को सहेज कर नहीं रखता है, पैसा आया तो उड़ा लिया, है कि नहीं, होता है कि नहीं। ही कैन नॉट मेक इट परमानेंट, वो उसे अस्थायी बना के नहीं रखता है। और इवन ऐड, या जोड़ भी पाता है, अ फ्यू मोर आवर्स, कुछ और घंटे, टू इट, इसमें अच्छे अच्छे समय के और घंटे जोड़ ले, पैसे सबको जमा कर लेगा तो और अच्छे समय आ जाएंगे, है ना। तो ऐसा भी नहीं करता है। नाइदर इज ही एबल, ना ही वह योग्य होता है, टू रिकॉल, याद करने के, द लॉस्ट आवर, खोए हुए समय को, खोए हुए घंटे को याद भी नहीं करता है, रिकॉल भी नहीं करता है कि ऐसा मैंने गड़बड़ किया था तो ऐसा हो गया था, है ना, इतना गड़बड़ हो गया था। ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर होता है, एंड कैन डू नथिंग, और कुछ नहीं कर पाता है, टू कंट्रोल द टाइम, समय को नियंत्रित करने के लिए, समय को अच्छा बनाने के लिए, जैसे ही अच्छा समय आया उसको बर्बाद कर ले, है ना। तो यही जो चीज़ है वो इंसान को फीबल बना देता है। फीबल मीन्स वीक, यानी कमज़ोर। तो यही लिख देना है आपको, ठीक है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, इज द स्पीकर इन द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ? क्या सोल्जर पार्ट में जो वक्ता है, यानी कि कवि जो है, अफ्रेड, वो डरे हुए हैं, ऑफ डेथ, मृत्यु से? इसका आंसर होगा नो, नहीं, ही इज़ नॉट अफ्रेड, वह डरे हुए नहीं हैं ऑफ डेथ, मृत्यु से। ही थिंक्स, वह तो सोचते हैं, इफ़ ही डाइज, यदि वह मरेंगे, समवेयर, कहीं, इन द फॉरेन फील्ड, विदेशी धरती पर, ड्यूरिंग वार, युद्ध के दौरान, वार मीन्स युद्ध, युद्ध के दौरान, दैट कॉर्नर ऑफ लैंड, तो ज़मीन का वो कोना जहाँ पर वो मरेंगे दूसरे देश में, वुड बी, वो हो जाएगा, ऑफ हिज ओन कंट्री, उनके अपने देश, इंग्लैंड, इंग्लैंड का। वो तो सोच रहे हैं कि यदि उतना दूर में, जितना, जहाँ पर मैं मरूंगा, जहाँ पर मुझे दफनाया जाएगा, जहाँ पर मैं मरूंगा,
वो कोना जो होगा, वो कॉर्नर जो होगा, वो तो अपने देश इंग्लैंड का हो जाएगा। देखो इस कविता में, ये कविता तो वार पोइट्री है, यानी युद्ध कविता है, वार में से युद्ध होता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी देशभक्ति को दिखाया है कवि ने, है ना। कवि अपने इंग्लैंड के प्रति देखो कितना प्यार है। क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं कवि? क्योंकि कवि कह रहे हैं कि मैंने जन्म लिया, मैंने हंसना सीखा, खेलना सीखा, घूमना सीखा, घूमा टहला, बहुत कुछ सीखने को मिला, नहाया खाया, सब अपने वतन, अपने देश इंग्लैंड में। तो मैं जो कहीं पर मरूंगा लड़ते लड़ते किसी दूसरे देश में जा कर के, तो कम से कम उतना ज़मीन जो है वो जहाँ पर मैं रहूँगा मरा हुआ, मिट्टी बना हुआ, वो तो एक सैनिक का शरीर होगा, तो कम से कम उतना दूर का ज़मीन जो है वो तो हमारे देश का हो जाना चाहिए ना। वो दूसरे का भला क्यों हो सकता है? क्योंकि उसके मिट्टी से ज़्यादा कीमती तो मैं हूँ, तो मेरा ही ना हो गया, हमारे ही देश का ना हो गया। तो इस बात को लेकर उन्हें खुशी है, उन्हें डरे हुए नहीं है, वो एकदम डरे हुए नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ लेविटेशन? पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब क्या होता है? आंसर, पावर ऑफ लेविटेशन होता है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, एक असाधारण शक्ति जो हर किसी में नहीं होती, साधारण नहीं है शक्ति, असाधारण शक्ति होती है पावर ऑफ लेविटेशन। इट मीन्स, इसका मतलब होता है द कैपेसिटी, क्षमता, टू राइज, उठ जाना, एंड फ्लोट, और तैरना इन द एयर, हवा में। क्या आप अपने से उठ करके हवा में तैर सकते हो? नहीं, ये तो असाधारण शक्ति है। तो वही होता है पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब। क्या होता है कि उठना और हवा में तैरना, फ्लोट मीन्स तैरना। मैकावेटी हैज़ द पावर ऑफ लेविटेशन। मैकावेटी जो बिल्ला रहता है, टी.एस. एलियट साहब की कविता मैकावेटी द मिस्ट्री कैट में, तो मैकावेटी हैज़, उस मैकावेटी के पास रहता है द पावर ऑफ लेविटेशन, यानी हवा में तैरने उड़ने, है ना, फ्लोटिंग की क्षमता रहती है, कैपेसिटी रहती है। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ ही चुके होंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, हु आर द व्हिस्परिंग नेबर्स? व्हिस्परिंग नेबर्स कौन है? व्हिस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, थोड़े ज़ोर ज़ोर से बोलना, थोड़े ज़ोर से बोलना, है ना। और नेबर मीन्स होता है पड़ोसी। तो फुसफुसाने वाला पड़ोसी कौन है? और यहाँ में क्वेश्चन रह सकता है कि हु प्लकस फ्रॉम रियल डिलाइट? वास्तविक खुशी से हमें अलग कौन करता है? इस दोनों में से कोई भी क्वेश्चन रहे, आंसर इस तरह से दीजिएगा। व्हिस्परिंग नेबर्स आर द मैसेंजर्स और एजेंट्स। व्हिस्परिंग नेबर्स दूत को कहा जाता है ऑफ डेथ, मृत्यु के जो दूत हैं, जो हमारा मृत्यु करवाता है ना। तो मृत्यु के दूत को व्हिस्परिंग नेबर्स कहा जाता है। हु प्लक, जो अलग करता है, जो हटाता है ह्यूमन बींग्स, मानवों को, मानवीय जीवों को, फ्रॉम द रियल डिलाइट, वास्तविक खुशी से। तो व्हिस्परिंग नेबर्स का मतलब आप क्या कहेंगे? यमदूत एक तरह से कह लीजिए, या मृत्यु के दूत, है ना। मृत्यु के दूत को ही जो है व्हिस्परिंग नेबर्स कहा गया, जो हमें वास्तविक खुशी से, रियल डिलाइट से क्या करता है? ह्यूमन बींग्स को, मानवीय जीव को प्लक करता है, अलग करता है, हटाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की सैर करते हैं। इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड? किस प्रकार से प्रेमी जुड़े रहेंगे? यानी दो प्रेमी जो होते हैं वो किस तरह से आपस में बने रहेंगे, कभी उसमें जो है अलगाव नहीं होगा। आंसर होगा दे हु कीप ईच अदर इन हार्ट। वे लोग जो एक दूसरे को हार्ट में रखते हैं, दिल में रखते हैं। नेवर सेपरेट, वो कभी अलग नहीं होते हैं। इवन डेथ कैन नॉट सेपरेट देम, मृत्यु भी उन लोगों को सेपरेट यानी जुदा नहीं कर सकते। इन दिस वे, इस तरह से लवर्स रिमेन यूनाइटेड, प्रेमी जुड़े रहते हैं आपस में, अलग नहीं होते। मतलब यदि दिल में कोई एक दूसरे को जगह देता है, दिल में रखता है, तो यदि अलग भी हैं फिर भी वो अलग नहीं होते, वे जुड़े रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं। तो ऐसे ही यूनाइटेड रहेंगे, इसी वे से, इसी तरीके से लवर्स जो है यूनाइटेड रहेंगे, जुड़े रहेंगे। कैसे? तो एक दूसरे को दिल में रख कर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुत छोटा राइटिंग है इसलिए ध्यान से सुनिएगा। वॉज द स्नेक कॉन्शियस ऑफ द पोइट्स प्रेजेंस? क्या सांप कवि की उपस्थिति के प्रति सचेत था? कहने का मतलब यह है
क्या सांप को पता था कि कभी भी हमारे सामने में पानी पीने के लिए खड़े हैं? क्या सांप को ये पता था? सांप इस बात से कंसर्स था कि पोइट भी प्रेजेंस है, उपस्थिति है? आंसर होगा नो, नहीं। द स्नेक वॉज नॉट कंसस। सांप को पता नहीं था ऑफ द पोइट्स प्रेजेंस, कवि की उपस्थिति के बारे में। इफ इट वर कंसस, यदि उसे पता होता ऑफ हिज प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति का, इट वुड हैव हरियडली अवे, तो यह जल्दी ही भाग गया रहता टू सेफ्टी, सेफ्टी यानी सुरक्षित जगह पर, बाय मूविंग, घूमकर, टुवार्ड्स इट्स होल, अपने बील की ओर। होल मीन्स बील होता है या छेद। इट ड्रैंक वाटर स्लोली, इसने धीरे धीरे पानी पिया, टेकिंग प्रॉपर रेस्ट्स, उचित आराम करते करते। देन इट मूव्ड, तब यह चला, यानी अपने बिल की ओर चल पड़ा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग? कहा जा रहा है कि कैसे ऑटम यानी पतझड़ एंड समर और गर्मी की ऋतु रिलेटेड, संबंध रखता है टू स्प्रिंग, बसंत ऋतु से। देखो दोस्त, होता क्या है कि पहले पतझड़ ऋतु आती है, उसके बाद आती है बसंत, और उसके बाद आता है समर यानी गर्मी की ऋतु, है कि नहीं। तो बसंत ऋतु से ये पतझड़ और गर्मी इसलिए संबंध रखती है क्योंकि पतझड़ और गर्मी के बीच में जो आता है वो बसंत ऋतु ही होती है। इसीलिए जो है पतझड़ और गर्मी से बसंत ऋतु, स्प्रिंग जो है बसंत ऋतु, वो रिलेट रखता है, संबंध रखता है। आइए आंसर को देखते हैं। ऑटम एंड समर आर रिलेटेड, पतझड़ और गर्मी की ऋतु संबंधित है टू स्प्रिंग, बसंत से, बिकॉज, क्योंकि स्प्रिंग इज, यानी बसंत जो होता है, इन बिटवीन, वो बीच में होता है, यानी बीच में आता है। ऑटम एंड समर, पतझड़ और गर्मी के, बोथ सीजन्स हैव सम स्पेशल गिफ्ट्स, दोनों ही ऋतु जो होते हैं, यानी कि एक बसंत ऋतु और एक पतझड़ ऋतु के बारे में बात हो रहा है। बोथ सीजन्स, दोनों ऋतु, पतझड़ भी और बसंत, हैव सम स्पेशल गिफ्ट्स, के पास में कुछ खास उपहार रहते हैं। लाइक म्यूजिक, जैसे कि संगीत। देखो पतझड़ में भी क्या होता है, तो पक्षियाँ गाने गाते रहते हैं, और बसंत ऋतु में भी होता है, तो दोनों में एक सेम क्वालिटीज है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड? किस तरह से आग फॉरगेट भूल जाता है, इट्स डेड अपने मरे हुए आने वाले को कैसे भूल जाता है? ये फायर और फॉरगेट टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें फायर और फॉरगेट हो, वो यही कहना चाह रहा होता है कि किस अर्थ में आग अपने मृतक को, लाए गए जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं, उसको भूल जाता है। इसका आंसर होगा द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड, आग अपने मरे हुए को भूल जाता है, व्हेन, जब, इट लीव्स यह छोड़ देता है, द बोन हड्डी, एंड बॉडी और शरीर को, हाफ बर्न्ड आधा जला हुआ। कई बार आग जो है पूरा जलाता नहीं है, जिसका कि काम है कि पूरा जलाएं, शरीर को जो लाया गया है उसका कर्तव्य है कि जला दें, वो आग कई बार क्या करता है कि जलाता नहीं है। इस अर्थ में जो है आग भूल जाता है अपने मरे हुए को जलाना, है कि नहीं। तो इसका यही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द पोएम एन एपिटाफ व्हाट विल हैपन व्हेन द पोइट डाइज? कविता एन एपिटाफ में क्या होगा जब कवि मर जाएंगे? उस कविता के हिसाब से बताना है कि क्या होगा जब कवि मर जाएंगे। आंसर होगा इन द पोएम एन एपिटाफ कविता में, व्हेन द पोइट डाइज, जब कवि मर जाएंगे, नोबडी विल रिमेंबर, कोई याद नहीं करेगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सबसे अधिक सुंदर औरत को, ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश के। उस कविता में दिखाया गया है कि यदि कवि खुद मर जाएंगे तो वो जो पश्चिमी देश की सबसे अधिक सुंदर औरत है उसे कोई याद उसके बाद नहीं करेगा। यही एपिटाफ में बताया गया है, कवि जब मर जाएंगे तो क्या होगा। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे आप। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, वाई वॉज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस? माई ग्रैंड मदर्स हाउस में वक्ता को उस घर में रहने पर गर्व क्यों था? एक घर जो दादी माँ का घर रहता है, उस घर में वो कभी रहती थी, वक्ता यानी कि कवित्री जो है, तो उसे उस घर पर गर्व क्यों है? आंसर होगा द स्पीकर वॉज प्राउड, वक्ता को गर्व था
ऑफ लिविंग, रहने में, इन दैट हाउस, उस घर में, बिकॉज, क्योंकि सी रिसीव्ड, वह प्राप्त करती थी, ग्रेट लव, बहुत ज़्यादा प्यार, फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, इन चाइल्डहुड, बचपन में। सी मूव्स हेयर एंड देयर, वह इधर उधर घूमती है, बट, लेकिन, सी कैन नॉट फाइंड, वह प्राप्त नहीं कर पा रही है, दैट लव, वो प्यार, इवन इन ए स्मॉल चेंज, थोड़े से बदलाव के साथ भी सही, लेकिन वो प्यार नहीं मिल रहा है जो दादी माँ से मिलती थी उन्हें। इसीलिए कवित्री को उस घर में रहने पर गर्व था। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई इज मैकाविटी टर्म्ड कॉल्ड अ क्रिमिनल? मैकाविटी को क्रिमिनल यानी अपराधी क्यों कहा जाता है? या तो टर्म्ड रहे या कॉल्ड रहे, बात एक ही है। मैकाविटी को अपराधी क्यों कहा जाता है? आंसर होगा, मैकाविटी इज टर्म्ड, मैकाविटी को कहा जाता है अ क्रिमिनल, अपराधी, बिकॉज, क्योंकि, ही डिफाइज, वह अवहेलना करता है, वह तोड़ता है, द लॉ, कानून को, एंड कमिट्स क्राइम आफ्टर क्राइम, और अपराध पर अपराध करता है। ही लूट्स फूड, वह भोजन लूट लेता है, ड्रिंक्स मिल्क, दूध पी लेता है, स्कैटर्स ज्वेल्स, जवाहरात को तितर बितर कर देता है, किल्स स्मॉल एनिमल्स ईटीसी, छोटे छोटे जानवरों को मार देता है। तो इसीलिए मैकाविटी को क्रिमिनल यानी अपराधी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज एन एपिटाफ? एपिटाफ क्या है या एपिटाफ किसे कहते हैं? आंसर होगा, एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन, एपिटाफ एक लिखी हुई बात होती है, ऑन द टॉम, मकबरा पर, ऑफ द ग्रेव, कब्र के। देखते होगे इंसान जब मरता है तो कई बार जो कब्र होता है उसके ऊपर एक टॉम यानी कि मकबरा, पत्थर का जो है बना दिया जाता है ना, उसी को मकबरा कहते हैं। उस पर कुछ चीज़ें लिख दी जाती है ना, उसका नाम, जन्म वगैरह, वही लिखी हुई बात को ही हम एपिटैफ कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बेहतर समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डज द पोएट थिंक? कवि क्या सोचते हैं अबाउट ब्यूटी, सुंदरता के बारे में? इसका आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, सुंदरता अस्थाई नहीं होती है, इट वैनिसेज, यह गायब हो जाती है, एंड पासेज, और गुजर जाती है, बट, लेकिन, इट इज़ रेयर इन द वर्ल्ड, यह दुनिया में बड़ा खास होती है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर? कवि के कहने का क्या मतलब है जब वो कहते हैं व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं टूट फूट जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा? कवि जो कहे हैं जब मैं टूट फूट जाऊंगा तो कौन याद करेगा, कवि के इस पंक्ति को कहने का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा, हेयर द पोएट वांट्स टू से दैट, यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि नो बडी विल रिमेंबर, कोई नहीं याद करेगा, दैट ब्यूटीफुल लेडी, उस सुंदर औरत को, ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश के, व्हेन ही डाइज, जब वह मर जाएंगे, यानी कवि जब मर जाएंगे। ये भी एपिटाफ पार्ट से ही लिया गया क्वेश्चन है, जैसे शुरुआत, इससे पहले के दो जो क्वेश्चन लिए गए थे। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि उनके मर जाने के बाद उस पश्चिमी देश की औरत को कोई नहीं याद करेगा जो सबसे सुंदर औरत है। सो ही सेज, इसीलिए वो कहते हैं व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं टूट फूट जाऊंगा, नहीं जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा? अब अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि वाई वॉज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस? यानी वक्ता जो है कमला दास कवित्री, वो उस घर में जो रहे थे उस पर गर्व क्यों कर रहे हैं? आपको याद होगा ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया। इसे दूसरे लैंग्वेज में, एक आसान लैंग्वेज में एक बार फिर से आंसर लिखा गया है। आपको यदि यह आंसर अच्छा लगे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया है। शी वॉज प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस, वह उस घर में रहने पर गर्व करती है, बिकॉज, क्योंकि, से रिसीव्ड मच लव, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार एंड अफेक्शन और स्नेह प्राप्त किया, फ्रॉम हर ग्रैंड मदर देयर, अपने दादी माँ से वहाँ। सी कुडंट गेट सच लव,
वह वैसी प्यार नहीं प्राप्त कर सकी एट स्ट्रेंजर्स डोर्स, यानी अजनबियों के दरवाज़ों पर कहीं भी। इसीलिए वक्ता को उस घर पर गर्व है। दोस्तों, यह क्वेश्चन माई ग्रैंड मदर्स हाउस नामक पोइट्री से उठाया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, इन व्हाट सेंस डज द सन कंस्पायर विद ऑटम। इसका मतलब हुआ सूरज, सन जो है सूरज, वो पतझड़ के साथ, ऑटम के साथ किस अर्थ में, क्यों जो है कंस्पायर करता है, यानी साजिश रचता है। ये दोनों मिलकर के क्यों साजिश रचता है, सूरज पतझड़ के साथ मिलकर के क्यों साजिश रचता है। आंसर होगा द सन कंस्पायर्स विद ऑटम, सूरज पतझड़ के साथ साजिश रचता है टू फिल, भरने के लिए, ऑल फ्रूट, सारे फल को, विद राइपनेस, पकाऊपन से। देखते होंगे पतझड़ के समय में क्या होता है, सारे फल सब पक जाते हैं। तो सूरज और पतझड़ ऋतु दोनों मिल करके साजिश रचता है कि सारे फल में पकाऊपन भर दें, है ना। इसीलिए ये जो है इसी अर्थ में ये साजिश रचते हैं सूरज पतझड़ के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द बिलीफ प्रिवेलिंग। किस तरह की जो विश्वास है फैली हुई है इन सिसिली, सिसिली शहर में, अबाउट स्नेक, सांप के बारे में। आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, इन सिसिली, सिसिली शहर में, इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट कि द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, काले सांप भोले भाले होते हैं, वो खराब नहीं होते, वो जहरीले नहीं होते, बट लेकिन द गोल्ड आर पॉइजनस, सुनहरे रंग के जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं। सो दे मस्ट बी किल्ड, इसलिए उन सबों को, यानी कि जो सुनहरे रंग के जो सांप हों उस सबको क्या करना चाहिए, तो मार देना चाहिए। मस्ट बी किल्ड, बस ही मार देना चाहिए। यही विश्वास जो है फैला हुआ है सिसिली शहर में सांप के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डज द बर्निंग घाट लुक। बर्निंग घाट मतलब श्मशान घाट, श्मशान घाट कैसी दिखती है। यह क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है कि व्हाट डज द पोएट से, कवि क्या कहते हैं अबाउट बर्निंग घाट, श्मशान घाट के बारे में। या एक और क्वेश्चन हो सकता है, सुन लो, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट डज द पोएट सी, कवि क्या देखते हैं एट बर्निंग घाट, श्मशान घाट पर। तो ये बर्निंग घाट पर सी रहे, से रहे, है कि नहीं, लुक रहे, तो एक ही जवाब होगा, सुन लीजिए ध्यान से, यही आंसर लिखना है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द बर्निंग घाट इज़ वेरी फियरफुल, श्मशान घाट बहुत ही डरावना होता है। द रेडनेस ऑफ फायर, आग की लालिमा, आग की लालिमा सोच दिखाती है, इट्स क्रूएल्टी, अपनी क्रूरता को। आग की जो लालिमा रहती है वो अपनी क्रूरता दिखाती रहती है कि मैं कितना क्रूर हूँ। द फायर बर्न्स एवरीथिंग, आग सब कुछ को जला देता है। एंड द पासर्स बाय, और जो बटोही होते हैं, मुसाफिर राही, आर फ्राइटेंड, वो डरे हुए होते हैं, टू सी, देखकर, इट्स क्रूएल्टी, इसके क्रूरता को, इस आग के जलने वाले क्रूरता को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है, वाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस नाम की जो कविता है उसमें घर चुप क्यों हो गया, घर शांत क्यों हो गया, यह आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आंसर होगा द ग्रैंड मदर ऑफ द पोइटेस, कवित्री की जो दादी माँ रहती है, डाइड, वो मर गई। एंड देयर वॉज नो बडी एल्स, और कोई नहीं था, टू टेक केयर ऑफ द हाउस, घर को टेक केयर करने के लिए, नहीं घर की देखभाली करने के लिए। सो इसलिए इट वेंट इन टू साइलेंस, यह चुप्पी में बदल गया, यह शांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाई डज द स्पीकर से दैट शी हैज़ लॉस्ट हर वे। वक्ता क्यों कहती है कि वह अपना रास्ता भटक चुकी है। यह क्वेश्चन माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कमला दास के द्वारा लिखी गई है उस पार्ट से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो वक्ता है यानी कमला दास, वो क्यों कह रही है कि वो अपना रास्ता भटक गई है। दोस्तों, इसका आंसर मैंने एकदम आसान लैंग्वेज में बना दिया है, ध्यान से सुनिएगा। द स्पीकर्स ग्रैंड मदर, वक्ता की दादी माँ, लव्स हर मच, उन्हें बहुत प्यार करती है। इन हर चाइल्डहुड, उनके बचपन में,
बट ग्रैंड मदर डाइड, लेकिन दादी माँ मर गई। द स्पीकर कमला दास, वक्ता कमला दास जो है, इज़ नॉट एबल, वो अब सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है, टू फाइंड, पाने में, हर ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ को, एंड लव, और प्यार को, विच ही रिसीव्ड, जो वह प्राप्त करती थी, फ्रॉम ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ से। सो इसलिए द स्पीकर सेज, वक्ता कहती है, दैट सी हैज़ लॉस्ट हर वे, कि वह अपना रास्ता भटक चुकी है। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। व्हाट डिड द फायर हिम से टू द पोएट? आग स्तुति ने कवि से क्या कहा? आग की जो स्तुति है, आग गीत जो है, उसने कवि से क्या कहा? आंसर होगा द फायर हिम सेड टू द पोएट, आग स्तुति ने, आग गीत ने कवि से कहा दैट कि ही वॉज फॉरगिवन, उसे माफ़ किया गया, यानी कि कवि को मैं माफ़ करता हूँ। क्या है कि कवि जो है पारसी धर्म के होने के बाद भी, पारसी धर्म में एक जाति होता है जोरोस्ट्रियन, उस जाति के होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, तो अपने पहले जन्मे हुए बच्चे को आग में डाल देते हैं। जबकि पारसी धर्म में मरने के बाद किसी भी आदमी को जो है वो आग में नहीं जलाया जा सकता है। पारसी धर्म में जब भी कोई मरते हैं तो उसका टावर ऑफ साइलेंस होता है। बच्चों मैं आपको बताता चलूँ ये टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है। टावर ऑफ साइलेंस का हिंदी होता है चील घर, ठीक है। टावर जैसा वो बना हुआ रहता है और ऊपर में छत जैसा होता है। तो जो भी आदमी मर जाते हैं पारसी धर्म में, वो काफ़ी दूर दराज जंगल में होता है वो क्षेत्र, टावर जैसा बना हुआ और ऊपर से छत जैसा। तो जो भी कोई मर जाते हैं तो उसके पूरे वस्त्र को उतार करके उसके बाद उसको उस ऊपर में ले जा करके सुला देते हैं। उसका यह सोच रहता है कि ऊपर उड़ने वाले जितने कौवा, चील और भी तमाम तरह के जो पक्षी होंगे वो इसे भक्षण करेंगे और उससे उस शरीर का काम हो जाएगा, और जलाने वगैरह से तो उतना बेहतर काम नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी पारसी धर्म के होने के नाते भी कवि क्या करते हैं तो अपने बच्चे को आग में जला देते हैं। और पारसी धर्म के लोग आग को ही अपना सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। तो कहा जा रहा है कि आग गीत ने कवि को क्या कहा, तो आग गीत ने फिर भी कवि को कहा कि ठीक है तुमने जला दिया लेकिन तुम्हें माफ़ किया गया, तुम पर हम कोई सज़ा नहीं देंगे, है ना। तो ये बात है। सो द पोएट डिसाइडेड, इसलिए कवि ने निर्णय लिया, नॉट टू कमिट, नहीं करने का, सच अ सीन, ऐसा पाप, अगेन, दोबारा, इन हिज लाइफ, अपने ज़िंदगी में। और जब माफ़ कर देती है आग तो कवि फिर से यह अपने आप में जो है निर्णय लेते हैं कि अब से जो है अपने किसी भी बच्चे को या किसी भी लोग को जो पारसी धर्म का होगा उसे आग में नहीं जलाएंगे। तो क्वेश्चन था कि व्हाट डिड द फायर हिम से टू द पोएट, कवि को आग की स्तुति ने क्या कहा। तो सिंपल सी बात है, आग की स्तुति ने कवि को माफ़ कर दिया, फॉरगिव कर दिया, है ना। क्या कहा, सेड टू द पोएट, कवि से कहा, द फायर हिम सेड टू द पोएट दैट ही वॉज फॉरगिवन, कि उसे माफ़ किया गया। और उसके बाद कवि क्या निर्णय लिए कि अब से जीवन में ऐसी गलती, ऐसा पाप दोबारा नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ बेहतर से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ वुड द पोएट इन सोल्जर लाइक टू बी रिमेंबर्ड इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल। क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्जर पाठ में कवि किस तरह से युद्ध में मरना पसंद करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि हाउ डज द सोल्जर लाइक टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर हिज डेथ। जो सैनिक हैं, कवि ही सैनिक है सोल्जर में, वो अपने आप को कैसे मरने को याद करेंगे। आंसर देखिए, सोल्जर के बारे में हो, रिमेंबर वाली बात हो तो यही लिखना है। हेयर द पोइट वांट्स, यहाँ कवि चाहते हैं कि द लैंड, जमीन, वेयर हिज बॉडी इज ब्यूरीड, जहाँ उनका शरीर गाड़ा जाए, आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत्यु के बाद, विल बी, वो हो जाए ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का, यानी उनके अपने देश का।
है ना। जहाँ पर भी मान लो लड़ते लड़ते वो चले गए देश, तो उनका रूपर्ट ब्रूक सोल्जर के जो कवि हैं उनका तो देश था इंग्लैंड, तो उनका ये सोचना है कि मैं लड़ते लड़ते दूसरे देश में चला जाऊं और जहाँ पर मैं मर जाऊं वो ज़मीन हमारे देश का हो जाए, उतना दूर कम से कम, है ना। तो वही है, हियर द पोइट वांट्स, यहाँ कवि चाहते हैं कि द लैंड, ज़मीन, वेयर हिज बॉडी इज ब्यूरिड, जहाँ उनके शरीर को दफनाया जाए, आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, विल बी ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड का ही, उनके ही अपने देश का हो जाए। ही मस्ट बी रिमेंबर्ड, वो अवश्य याद कराना चाहेंगे खुद को, विथ हिज कंट्रीज नेम, अपने देश के नाम से। ऐसा नहीं कि उस देश में चला गया तो ये मिट्टी है, नहीं, ये इंग्लैंड की मिट्टी है, इस नाम से वो याद कराना चाह रहे हैं। क्योंकि कोई देश किसी व्यक्ति को बहुत कुछ देता है ना, पाल पोस करके बड़ा करता है, उससे पहले जन्म देता है, खाना पीना देता है, हंसी देता है, दोस्त देता है, गाना, हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। तो इंसान को चाहिए कि वो अपने देश का ही क्यों ना हर जगह रहे, चाहे मर जाए उसके बाद भी। तो कभी चाह रहे हैं कि यदि मैं लड़ते लड़ते दूसरे जगह भी मर जाऊं तो उतना दूर का ज़मीन जहां पर मुझे दफनाया जाए वो हमारे देश का हो जाए। ऐसे ही वो अपने आप को याद किया जाना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप इसे भी समझे होंगे।